Assalamu alaikum students. Let's start with the CSS preparation. एक्चुअली फ़िलहाल प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो सबसे मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं राइटिंग इश्यूज़। चलें राइटिंग इश्यूज़ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। राइटिंग इश्यूज़ में सबसे बड़ा इशू ये है बच्चों कि आपके पास कंटेंट प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता, और अगर कंटेंट होता भी है तो आपको ये समझ नहीं आता कि बेसिकली उस कंटेंट को आपने अपने क्वेश्चंस के अंदर मैनेज किस तरह से करना है। सो इससे स्टार्ट करते हैं हम। कंटेंट हमेशा बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे रिसोर्सेज को पढ़ें। अच्छे रिसोर्सेज में बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं डॉन, बट पाकिस्तान में तो हमारी अंग्रेज़ी जो है वो उस लेवल की नहीं होती है। हमें बताया तो ये जाता है कि आप डॉन स्टार्ट कर दो, लेकिन द इशू इज़ कि आप जब डॉन स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को ये पता नहीं होता कि डॉन से किस तरह से आपने उसको लेकर चलना है, उसमें से वोकैब किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है, आइडियाज़ को किस तरह से चार्ट आउट करना है। क्योंकि डॉन एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो 1940s से आ रहा है। उसके अंदर वो स्टार्ट से आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे अच्छा डॉन में ये इशू आ गया, कश्मीर में पहले ये हुआ था, अब ये हुआ था, अब ये हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगी कि राइटिंग के इशू के लिए कभी भी अपनी बिगनर्स जो हैं वो बिल्कुल डॉन स्टार्ट ना करें। आप पहले जो मेजर रिसोर्स है आपका BBC है, आपका CNN है, अल जज़ीरा है, उसके आर्टिकल्स को पढ़ें, उसकी वीडियोस को देखना शुरू करें। इसके अलावा आपको ऑनलाइन यूट्यूब रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिल जाएंगे, जिसमें आप TRT वर्ल्ड नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये बेसिकली टर्किश बेस्ड चैनल है, इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। आप उसको रीड आउट करना शुरू करो। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे? इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने ये करना है बच्चों कि आपने ये चार्ट आउट करना है कि उसमें से इन्फॉर्मेशन कौन सी एक्सट्रैक्ट करनी है और कौन सी नहीं। फ़ायदा क्या होगा TRT वर्ल्ड और BBC वगैरह का? बेनिफिट आप लोगों को इस तरह से होगा बेटा, क्योंकि ये लोग बहुत हैवी इंग्लिश यूज़ नहीं करेंगे। हैवी इंग्लिश इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनको इंग्लिश लैंग्वेज उनके लिए उस तरह से एक पोस्ट कॉलोनियल मेंटालिटी का इशू नहीं है। उनको ये मसला नहीं है कि जी जनाब हम लोग जो हैं पोस्ट कॉलोनियल मेंटालिटी की हैं और पहले हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, और अंग्रेज़ी को उन्होंने अपने डायलेमा नहीं बनाया हुआ है। द फैक्ट इज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं पाकिस्तान में एक डायलेमा के तौर पे, इंग्लिश को एक स्टेटस बनाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है आप कहते हैं बहुत हाई फाई वोकैब होगी तो ही हमारा क्वेश्चन जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये करें कि आप अपनी इंग्लिश जो है पहले अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक करना शुरू करें। वो इसी तरह होगी जब आप BBC के ऊपर देखोगे, आप CNN वगैरह सुनोगे, वो सब कुछ पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दो। शॉर्ट नोट्स जब आप बनाना शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों ये होगा कि उन नोट्स को आप बहुत ज़्यादा जब गैदर करते जाओगे तो एवेंचुअली एक टॉपिक जो है वो फुल फ्लेज आपके पास अवेलेबल होगा। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री में क्या हो रहा है, आप उसकी हिस्ट्री को उसके करंट सिनेरियो के साथ अटैच करके पढ़ सकते हो। पहली तो बात यह है कि कंटेंट आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। इसके अलावा कुछ बेसिक बुक्स हैं इस क्वारंटाइन के, आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे किप्स की आप बुक जो हैं, किप्स की बुक्स काइंडली आप ऑर्डर कर लें ऑनलाइन, और किप्स की करंट अफेयर की और किप्स की पाकिस्तान अफेयर वगैरह की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें। जहाँ तक मैं कमेंट्स में पढ़ रही हूँ ग्रामर बहुत वीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा बेसिक इंग्लिश, आसान इंग्लिश पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रामर जो है वो स्मूथ होती जाएगी। एक बड़ी बेसिक सी बात याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ बैठकर आपसे लखनवी लैंग्वेज में बात शुरू कर दूँ ना, एंड बाय लखनवी लैंग्वेज आई मीन कि जनाब आप कैसे हैं, वो दिल्ली वाला जो स्टाइल है, तो आप लोग सब मुस्कुराना शुरू कर देंगे कि यार मैम किस तरह की ये क्या बात हुई है। ठीक है, लेकिन उसी में मैं अगर कहूँगी ना आप कैसे हैं, तो ये एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का उर्दू की। सेम इज़ द इंग्लिश। इंग्लिश में लेस बनाओ, इसको टेक्निकल ना बनाओ। आपकी ग्रामर का इशू तब आता है बच्चों जब आप बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हो विद अ लॉट ऑफ हैवी वोकैबुलरी, तो आप लोगों को लगता है हमें अंग्रेजी की ग्रामर नहीं आती है। ग्रामर का इशू इतना होता नहीं जितना आप लोग बना लेते हो। तो पहली बात यह है कि बेसिक पढ़ो और बेसिक ही लिखना शुरू करो, आपको ग्रामर का इशू आएगा ही नहीं। इसके अलावा रेनिन मार्टिन की एक किताब है, काइंडली वो खरीद लें, उसके ऊपर आप उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना शुरू करें। इसके अलावा एक लिंक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस लिंक को नोट डाउन कर लें। वो लिंक जो है उसके ऊपर जाएं और उसको पढ़ना शुरू करें। वो है जी ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रामर के और टेंसेस के। आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड ग्रामर लेक्चर्स, वो वहाँ पर आ जाएंगे। कोई हार्डली मेरा ख्याल है बहुत भी टाइम मैं कहूँ तो वो 14-15 घंटे के लेक्चर्स हैं। आप रोज़ का हाफ आवर लगा लें और वो ग्रामर जो है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ही कॉप अप भी कर लेंगे और आपके इश्यूज़ जो हैं वो सोल्व हो जाएंगे।
इसके बाद मसला आता है कि क्वारंटाइन के अंदर आप लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं है कि गाइड किस तरह किया जाए जनाब। आपके अगर अंग्रेज़ी का मसला है तो ठीक कैसे होंगे। तो उसके लिए भी ये सोल्यूशन है बच्चों कि आप अगर किप्स के फॉर्मेट पे आप जाओ, आपको अगर किप्स का पता हो तो आपको ये पता साथ साथ होना चाहिए कि किप्स वाले जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ई लर्निंग ऑफर कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप के अंदर काइंडली खुद को रजिस्टर करें। उस ग्रुप के अंदर रेगुलर बेसिस पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट वॉइस नोट्स वगैरह जो है वो शेयर होते हैं। तो काइंडली आप उसको पढ़ना शुरू करें, उसको देखना शुरू करें। उससे आपको बेनिफिट ये होगा बच्चों कि आपकी असाइनमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेक होंगी। तो आपको जो इशू आ रहा है ना, आपको जो मसला आता है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, तो आपको इशू आना ख़त्म हो जाएगा। और आपकी जब असाइनमेंट्स रेगुलर बेसिस पे चेक होंगी तो आपके इस कंटेंट का और रिटन मटेरियल का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे एकेडमिक काउंसलर्स जो हैं वो आपको ऑन रेगुलर बेसिस चेक करके बताएंगे कि वर्ड्स और इशू और आपको किसके ऊपर किस तरह से काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए क्वारंटाइन के अंदर। इसमें आप ये चार्ट आउट करो कि टॉपिक्स क्या हैं। अब अगर इफ़ आई वर एट योर प्लेस एंड आई एम अ बिगिनर, तो मैं ये देखूंगी कि ऐसी क्या चीज़ है सीएसएस के मटेरियल के अंदर जिसके बगैर सीएसएस में कुछ नहीं होता। तो कोई 10-12 टॉपिक हैं जो फॉरन पॉपअप करेंगे मेरे माइंड के अंदर। उसमें मैं पहला टॉपिक सोचूंगी, अच्छा क्या यार दुनिया में क्या चीज़ डिस्कस होती है, डेमोक्रेसी। इट्स अ वेरी बेसिक पेट इशू ऑफ करंट अफेयर। डेमोक्रेसी के जी इश्यूज़ हैं तो ही कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं जनाब तभी आपके कंट्री के अंदर तरक्की नहीं हो रही। डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं तभी आपकी नेशनल इंटीग्रेशन का मसला है। डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं तभी ये प्रॉब्लम है। मतलब हम रोज़ सुनते हैं, तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो सीएसएस के अंदर डिस्कस होनी ही होनी है। एक टॉपिक तो ये हो गया। लेकिन अब मसला वहाँ आता है बच्चों जब आपको ये नहीं पता होता कि इस टॉपिक को आप रीड किस किस डायमेंशन के साथ करना है। ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि आप एकेडमीज में नहीं जा पा रहे हो। तो आप डेमोक्रेसी के इश्यूज को इस तरह से चार्ट आउट करोगे कि आप देखना शुरू करो कि डेमोक्रेसी का अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है तो उसका पर्सपेक्टिव एक सर्कल में आप उसके डिफरेंट पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दो। जैसे डेमोक्रेसी का पहला मसला क्या है, अगर आपके कंट्री के अंदर लिटरेसी नहीं है तो डेमोक्रेसी को तो वैसे फ़ायदा ही नहीं है, डेमोक्रेसी का मसला ही मसला है। अगर लोग पढ़े लिखे हैं और लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है, फिर बहुत बेहतरीन काम है। तो पहला तो इशू ये है कि डेमोक्रेसी तभी चलेगी, तभी सर्वाइव करेगी जब आपका लिटरेसी रेट हाई होगा। अब लिटरेसी रेट से आगे अपने 10 से 12 आर्गुमेंट्स जो हैं वो डेवलप कर लो। अब किस तरह करोगे वो एक इशू है, आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये देखूंगी कि पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूल का सिस्टम क्या है, वहां से लूप होल्स क्या हैं जो जाकर इवेंचुअली आपकी डेमोक्रेसी में भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी और हर चीज़ लैक कर रही है। तो मैं उसको रिलेट करूंगी फॉरन। अच्छा यार लिटरेसी का इशू है तो मैं एक एक करके चीज़ें देखना शुरू करती हूँ। मैं पहली चीज़ देखूंगी, अच्छा चलो ठीक हो गया यार, पहली चीज़ क्या है, लिटरेसी ख़राब है क्योंकि हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। अब एजुकेशन सिस्टम को मैं बिल्कुल उसके प्राइमरी बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगी। अच्छा यार एजुकेशन में पहली चीज़ क्या है, ऑब्वियसली आपका प्राइमरी स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है, आपके टीचर्स ठीक नहीं हैं, उनके लैंग्वेज के बैरियर्स बहुत सवेयर होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल या साइको एनालिटिकल टेस्ट नहीं किया जाता कि हाउ टू हैंडल योर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद प्राइमरी स्कूल से जैसे ही मैं ख़त्म करूंगी तो आई विल कम टू वन थिंग विच इज़ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। तो मैं उस पर सोचूंगी अच्छा सेकेंडरी स्कूल के क्या इश्यूज़ हैं, बजटिंग के क्या इश्यूज़ हैं, फिर उसमें आपका बोर्ड के एग्जाम्स आ जाते हैं, कैम्ब्रिज के एग्जाम्स आ जाते हैं जो वो कंडक्ट करा रहे हैं। अच्छा मैं सोचूंगी यार वहाँ पर भी तो इतने लूप होल्स हैं, इतने डिफरेंट सिस्टम्स हैं बोर्ड के, कोई एक पैरामीटर सेट नहीं किया हुआ जिसके ऊपर बच्चों की जो है वो एनालिसिस किया जाएगा उनके IQ लेवल का। फिर आपके बोर्ड्स भी डिफरेंट हैं, हर रीजन का बोर्ड डिफरेंट है, तो ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है, ये एक और मसला है यार जिसकी वजह से लिटरेसी जो है वो इन्हांस कर रही है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज हैं, लाइब्रेरीज उस तरह से अवेलेबल नहीं होती, तो ये चीज़ एक और आपको पता चलती है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं जी, यूनिवर्सिटीज़ पे आ जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का अगेन वही रिसर्च सिस्टम कितना लैक कर रहा है, रिसर्च सिस्टम के अंदर क्या है जी, इनोवेशन नहीं है। उसके बाद प्लेजराइज वर्क होता है, फिर एक पैटी पॉलिटिक्स है यूनिवर्सिटीज़ की, और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैं, फिर आपका एक रिलीजियस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत अरसे तक एक जमीयत जो है उसने अपना एक गुंडा राज रखा और स्टूडेंट्स उस तरह से अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं कर सके जिस तरह से होनी चाहिए थी। फिर आपका हायर एजुकेशन कमीशन आ जाता है, HEC का अगेन प्रॉब्लम है कि HEC की बजटिंग वगैरह का
बहुत इशू है। एचईसी का उस तरह से हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर पाते जिस तरह एचईसी को करना चाहिए, एचईसी की जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो उस तरह उसको टेकअप नहीं करा। तो दीज आर ऑल आर द इशूज। तो मैंने एक इशू उठाया डेमोक्रेसी के अंदर, उसको मैंने इलिटरेसी से रिलेट किया। इलिटरेसी से रिलेट करने के बाद मैंने उसको प्राइमरी सिस्टम से रिलेट किया, फिर सेकेंडरी, फिर हायर, फिर यूनिवर्सिटी, फिर एचईसी पे मैं आई हूँ। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चार्ट आउट योर आर्गुमेंट्स। इसी तरह मैं देखूंगी अच्छा डेमोक्रेसी का दूसरा मसला क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, तो मैं कहूंगी द सेकेंड मेजर इशू ऑफ डेमोक्रेसी इज बेसिकली पावर्टी और इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मैं पावर्टी को फिर रिलेट पाकिस्तान के तमाम तर इशूज के साथ मैं कहूंगी अच्छा यार क्या क्या मसला होता है। मैं कहूंगी अच्छा यार पावर्टी की वजह से ना लोग जो है ना वो चाइल्ड लेबर होता है, वो भेजते ही नहीं है कि जी अच्छा फाइनली हमारे स्टूडेंट्स जाएं और पढ़ें जाकर, वो चाइल्ड लेबर करा रहे हैं। एक तो पावर्टी का, फिर पावर्टी में यू डोंट नो अबाउट द बैड और गुड थिंग्स, आपके लिए सिंपली होता है हु इज गोइंग टू गिव यू द ब्रेड। ठीक है, तो दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव, दिस इज अनदर सिनेरियो। तो ये चीजें जो है उस तरह से रिलेट करोगे आप। इसका तीसरा इस तरह देख लो, सिविल केओस है। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जब आप एक आर्गुमेंट पे बात करोगे ना तो उसके बाद आप उससे चार्ट आउट करोगे 10 डिफरेंट आर्गुमेंट्स। आप जब एक पैराग्राफ लिख रहे हो ना तो उस पैराग्राफ के अंदर आपने उसको स्क्वीज करना है। आपने ये नहीं देखना कि अच्छा यार बस ठीक है मेरे माइंड में हेडिंग आ गई है, इलिटरेसी इशू है, पावर्टी है, इन्फ्लेशन है, सिविल केओस है, बस ठीक हो गया। उस पॉइंट को आगे से आपने निट कैसे करना है, जिस तरह अनियन की लेयर्स निट हो रही होती हैं, तो उस तरह से आपने कर कर उसके बाद उसको लिखना है कि ठीक है जनाब अब ये मेरा पैराग्राफ अच्छे से चार्ट आउट होगा। तो सीएसएस के अंदर एक बात याद कि जितना ज़्यादा आप ये सोचेंगे, जितनी ज़्यादा दफ़ा आप ये सोचेंगे ना अच्छा यार मैंने एक पैराग्राफ बस रट लिया है और एक हेडिंग मेरे माइंड में है और बाकी काम हो जाएगा, तब आप सोच लें कि आप सीएसएस नहीं कर सकते। एक पैराग्राफ के नीचे जब आपकी एटलीस्ट 4 to 10 आपके पास आर्गुमेंट्स फिर भी अवेलेबल हैं, तब जाके आप क्वालिफाई करते हैं अच्छे कंटेंट के लिए। तो ये कोविड-19 में एक बात तो याद रखें कि सीएसएस के मेजर टॉपिक्स क्या हैं, उनको प्रॉपरली लिस्ट आउट करो, उनको चार्ट आउट करो, अपने रजिस्टर में अच्छे से बना के लिख लो। रोज का एक टॉपिक उठाओ, निकालो, उस टॉपिक के हर डायमेंशन को पढ़ना शुरू करो, हर डायमेंशन के फिर जो पेटी डायमेंशन है बेटे उनको पढ़ना शुरू करो। इस तरह से कहीं जाकर तुम लोग जो है वो बेहतर कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन को और अपने काम को। यहाँ तक हो गई बात। अब इसके बाद पहला आ गया कि जी डेमोक्रेसी क्या है। दूसरे टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, अच्छा डेमोक्रेसी तो समझ आ गया, अब दूसरा मेजर टॉपिक क्या है। एक बहुत कॉमन इशू है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ चैनल्स को भी फॉलो करना शुरू कर दो तो आपको सीएसएस का पैटर्न जो है बेटा बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। मेजर इशू ये है बच्चों कि हम रोज़ सीएसएस के बारे में बात करते हैं और रोज़ अपने न्यूज़ चैनल सुनते हैं, तो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं और सुनते भी हैं, दैट आर द वुमेन इशूज़। वुमेन इशूज़ इन पाकिस्तान, women issue in China, women issue in America, Europe, everywhere in the world, everywhere in the world. तो द फैक्ट इज कि आप जब ये सुनते हो तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो अगर ये दुनिया में हर जगह डिस्कस हो रहा है तो ये सीएसएस में भी किसी ना किसी तरह टच होगा। तो उसके लिए बेटा हमेशा याद रखें कि आपने उसी को भी उसी तरह चार्ट आउट करना है जिस तरह मैंने आपको डेमोक्रेसी वाले की एग्जाम्पल कोट की है कि डेमोक्रेसी को किस तरह से चार्ट आउट करना है। वुमेन इशूज़ के बाद हम सुनते हैं ऑन डेली बेसिस चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के कंटेंट का, आप इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर लो और आप लिखना शुरू कर दो। फिर सीएसएस के कुछ टॉपिक्स बहुत कॉमन हैं जिस तरह पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीएसएस, तो आपने वो देखना है यार इकोनॉमी को किस तरह से डील किया जा रहा है करंटली। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर सो लॉन्ग, स्पेशली इन दिस कोरोना पेंडेमिक एंड आफ्टर दिस कोविड-19, द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस द इशू ऑफ दिस इकोनॉमिक्स। और दुनिया जब इस इशू को फेस करेगी तो उससे निकलने के लिए क्या क्या किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बेसिकली क्या करो सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए 15 से 20 टॉपिक्स को चार्ट आउट करके रख लो और उसके बाद उनको एक एक दिन रोज पढ़ते जाओ। एक दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, कोई इशू नहीं है, और आराम से उसकी हर डायमेंशन को कवर करो। जैसे इफ आई टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की कम से कम डायमेंशंस भी अगर मैं बात करूं तो 50 बनती हैं। पहले मैं देखूंगी डॉम ऑफ द डेमोक्रेसी कौन है जी। डॉम ऑफ द डेमोक्रेसी यूके है। यूके और यूएसए किस तरह से अपनी डेमोक्रेसी को लेके चल रहे हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वहां पर प्योर डेमोक्रेसी है, क्या सीन है। उसके बाद मैं देखूंगी अच्छा पूरी वर्ल्ड में कौन कौन से डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर्स फॉलो हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या वो अपनी आइडियल फॉर्म में है। और उसके बाद फर्दर उसको चार्ट आउट करो कि अगर डेमोक्रेसी के फॉलो नहीं हो रहे सारी चीजें तो उसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई जनाब के टॉपिक्स को किस तरह से चार्ट आउट करना है। फिर न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर साउथ एशियन रीजन के इश्यूज। तो आप अपने कोविड-19 में स्पेशली जब तक एकेडमीज रिज्यूम नहीं होती तो आप 15 से 20 टॉपिक्स या हर 30 टॉपिक्स कर लो करंट अफेयर के, वो चार्ट आउट करके रख लो और रोज का एक कर लो या फिर 2 दिन 3 दिन एक टॉपिक को 2 उसको प्रिपेयर करना शुरू करो। ई लर्निंग हेल्पडेस्क की फैसिलिटी अवेलेबल है किप्स के पास, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप काइंडली को ज्वाइन कर लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब मैं जैसे मैसेजेस देख रही हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं एस्से प्रिपरेशन के बारे में और ग्रामर प्रिपरेशन के बारे में। तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अ गुड कंटेंट मेक्स यू अ ब्यूरोक्रेट। आप लोग हमेशा कहते हो कि एसए की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसकी कैसे करेंगे, उसकी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वेयर इज द गुड कंटेंट। मैंने आपको अभी बताया है, आप बेशक कमेंट्स के अंदर कोई टॉपिक लिख दो, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर देती हूँ। अगर मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ ना, और सपोज करें फॉर इंस्टेंस मैं एसए के लिए इकोनॉमी के टॉपिक की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास 25-30 सफ़े का मटेरियल और अच्छा कंटेंट अगर अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो मैं वो 20 से 25 सफ़े कैसे चार्ट आउट कर सकती हूँ। अगर मुझे फैक्ट्स ही नहीं पता हैं और इकोनॉमी की बहुत बेसिक टर्म्स ही नहीं पता, तो मैं किस तरह से चार्ट आउट कर सकती हूँ। जैसे एक बहुत कॉमन टर्म है जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिस तरह है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, फिर ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, फिर आपके बेल आउट पैकेजेस बाय आईएमएफ, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैं, वर्ल्ड बैंक हैं। तो ये सब की सब चीज़ें जब आप सोचते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार अच्छा इतनी चीज़ें हैं, मुझे बताओ जब आपको पता नहीं होगा तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। सीएसएस के अंदर ना एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मैं आपको बताऊं क्या है, आप सबको लगता है कि हम आज तैयारी शुरू करें और कल हम जंप आउट कर जाएं और कल हम सोच लें कि बस ठीक हो गया जनाब, सोच रही है सारा कुछ, सीएसएस का सोच रही है, आज हम बैठे हैं, कल हमारे पास कंटेंट आ जाएगा और परसों हम ऐसे लिख लेंगे। ऐसे नहीं होता बच्चों, इट विल टेक टाइम। पहले आप 4 सफ़े लिखना शुरू, फिर आप 5 पर आओगे, फिर आप करंट अफेयर का प्रॉपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अल्टीमेटली उसके बाद जाके कहीं आप एसए की प्रिपरेशन या एसए लिख पाओगे। इतनी जल्दी ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा, ठीक है। जहाँ तक बात है एसए की प्रिपरेशन किस तरह से हो, तो अगर आप इकोनॉमी का एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख लेते हो, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको टॉपिक एक सिंपली देती हूँ कि क्रिटिकली एवेलुएट द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एंड गिव रेमेडीज फॉर इट, तो आपको क्लियर कट एक बात समझ आ जाएगी कि अच्छा ये बहुत ओपन टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ भी सकती हैं और बहुत सी चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको इजी तब लगेगा बेटा जब मैंने थोड़ी देर पहले जो सारी टर्म्स बोली, जब आपको वो पता होंगी, आप उसके ऊपर एक एक पैराग्राफ, एक एक आर्गुमेंट चार्ट आउट कर सकोगे, तो उसके बाद आपको ये ईजी लगेगा। अगर आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज़ के ऊपर 6 सफ़े लिख सकते हो विद ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इशूज़ ऑफ पाकिस्तान, द वेरी फर्स्ट थिंग पॉप अप इनटू माई माइंड दैट इज ऑब्वियसली पॉवर्टी, inflation, food and water crisis, lack of dam construction, extra obviously excessive usage of water in urban cities, trade deficit of Pakistan, devaluation of rupees, energy crisis of Pakistan, then lack of obviously GDP, squeezed economic growth of Pakistan, very small economic size of Pakistan, import export deficit, then bailout packages by IMF and World Bank, loan and lease crisis of Pakistan, squeezing agriculture economy of Pakistan, obviously climate change is also a factor, then Pakistan के issues के planning, ठीक है, और उसके बाद structural procedures, ठीक है, lack of parliamentary bills in economic development of course, then आपकी obviously education sector, obviously problems in that also obviously create a lot of economic mess in Pakistan or obviously any other country। तो आप अगर ये सोचना शुरू करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा यार ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, इसके ऊपर हम आर्गुमेंट कर सकेंगे, तो उसके बाद हम लिख सकेंगे। अब एक कमेंट आया है, हाउ टू बी असर्टिव इन आर्गुमेंट। ये बहुत मज़े की बात है कि ऐसा कैसे हम हो सकते हैं, हम इतने असर्टिव कैसे हो जाएं कि लोग हमें देखें, सुने और वो एज्यूम करें कि अच्छा यार ठीक हो गया, ये आर्गुमेंट तो मैंने मान ही लेना है, चाहे ये गलत है। ये सीएसएस में आपने कंटेंट भी अच्छा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इकोनॉमी को अगर रीड करना है तो किस तरह से करना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि पहले दिन से डॉन नहीं पढ़ना शुरू कर देना, पहले अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक करें, बेसिक वोकैब ठीक करें, उसके बाद आप अंग्रेजी पे आएँ। पहले दिन सोचोगे ना डॉन पढ़ लोगे, फिर बस डॉन पे ही लगे रहोगे, किसी और चीज़ पर नहीं जाओगे। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि एजर्टिव कैसे होते हैं।
अगर मैं एक आर्गुमेंट लिख रही हूँ और उस आर्गुमेंट में मैं लिख रही हूँ जी पाकिस्तान के ना, जो बहुत कॉमनली आप लोग सब लिखते भी हो, आप लोगों को क्योंकि उस तरह से अंदाजा नहीं है कि सीएसएस में कैसे आर्गुमेंट करना है, आप लोग बड़े आराम से लिख देते हो, अच्छा व्हाट आर द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का इकोनॉमिक इशू ये है, वी आर लूजिंग जॉब्स, वी हैव अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, वी डोंट हैव इकोनॉमिक ग्रोथ साइज, ये वो फलां फलां। इससे वो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होगा, वो कहेगा अच्छा यार ये तो छाबड़ी वाले को भी पता होंगे, किसी भी ये जो बाहर वेंडर शॉप्स होती हैं वो भी ये कहेगा अच्छा यार बहुत मसले हैं पाकिस्तान के, ये है वो है। तो आपको अंदाज़ा ये होता है बेसिकली कि उन मसाइल को ठीक कैसे करना है। आपका मसला ये है कि आप एजर्टिव तभी हो सकते हो जब आप प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हो। अब इस तरह से आप करोगे इसमें आर्गुमेंट कि आप कहेंगे अच्छा पाकिस्तान का बहुत मसला है जी इकोनॉमी का, अब क्या मसला है, उसकी हाइप क्रिएट करना है। आपने कहना है पाकिस्तान का इकोनॉमी का इशू ये है कि पाकिस्तान में कभी भी आज तक पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी आ ही नहीं सकी जो अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को जो है वो लेके जा सके, 1 to 1 फॉरवर्ड कर सके। उसमें आपने फिर बताना है पाकिस्तान की पॉवर्टी रेशो का अगर आप साइज देखें ग्राफ में तो वो 2001 से लेकर टिल 2020 वो नीचे ही आ रहा है, उसका एक ग्राफ ऐड कर दें, आपका आर्गुमेंट खुद ही एजर्टिव हो जाएगा। या फिर आप इसका एक और आर्गुमेंट इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं कि आपके पाकिस्तान की पॉवर्टी रेशो इन्हांस करिए कॉन्टिन्यूसली। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, लैक ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, उसमें 9/11 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके अंदर आप 2 से 4 फैक्ट्स लिख दो कि 2005 से लेकर 2010 तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ये थी, 2010 से लेकर 2015 तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से नीचे आई है, और 2015 से लेकर 2020 तक हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ की ये रेशो है कि वी आर द लोएस्ट इन साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये चीजें आप जब लिखोगे तो खुद ही आप एजर्टिव होगे, क्योंकि जब भी आप फैक्ट्स के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ प्ले आउट करके एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करते हो, यू ऑलवेज लुक एजर्टिव इन योर पेपर, इन योर एग्जाम। तो दिस इज द थिंग, इस तरह से आप एजर्टिव हो सकते हो। तो ये हो गए आपके राइटिंग के इश्यूज। आप सीएसएस की प्रिपरेशन में एक और बात याद रखें, आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आप 8 घंटे लिख नहीं रहे हैं तो ये भूल जाएं कि आप सीएसएस पास कर सकते हैं, क्योंकि सीएसएस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 8 घंटे अगर पढ़ें तो आप 8 घंटे लिखने की भी आदत डालें। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है, हमारी कौम को लिखने से बहुत मसला है, हमारी कौम लिख नहीं सकती है, हम लिखना चाहते ही नहीं है या हम लिखते नहीं हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, बट हम लिखते नहीं हैं। सीएसएस के अंदर हमेशा बच्चे कहते हैं मैडम कुछ ऐसी बात बता दें कि बस हमारा फौरन सब कुछ ठीक हो जाए, अंग्रेज़ी ठीक हो जाए। अंग्रेज़ी एक लैंग्वेज है बच्चों, पहले तो इस मिथ से बाहर आओ ना कि ये कोई चीज़ है, इसको रटना है, इसको सीखना है, ये एक लैंग्वेज है। उर्दू बचपन से सुनना शुरू करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता बोलना आ जाती है, क्योंकि आप उर्दू सुनते हो, उर्दू पढ़ते हो। सेम इज़ द केस विद दिस, आप अंग्रेज़ी जितनी ज़्यादा पढ़ोगे और सुनोगे अंग्रेज़ी ठीक हो जाएगी। इसकी और कोई मिथ नहीं है अंग्रेज़ी ठीक करने की। आपकी बेसिक ग्रामर के अगर इश्यूज़ हैं, आपकी वोकैबुलरी के इश्यूज़ हैं, तो कोई मान से आके ठीक नहीं करने वाला। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे अंग्रेज़ी को और जितना ज़्यादा सुनोगे, आपकी अंग्रेज़ी उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। कोशिश करें जियो वगैरह सुनने के बजाय आप टीआरटी वर्ल्ड सुन लें, आप कोशिश करें आप बीबीसी सुना करें, स्विच करें अपने टेस्ट को। और अगर आप उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फ़ौरन शिफ्ट कर लें इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के ऊपर, इंग्लिश आर्टिकल्स के ऊपर। आप देखिएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवन इन 1 month देयर विल बी मैजिक इन योर लैंग्वेज। आपको लगेगा इट्स अ मैजिक। एस्से के लिए बेटा कंटेंट जो है वो बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले तो आप किप्स की बुक है, सर राहील सफ़ी ने लिखी है, ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड इन इंग्लिश एस्से, आप वो बुक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लो। और कंटेंट की जहाँ तक बात है बेटी, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है, अब दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि कंटेंट ओवरनाइट नहीं आएगा, कंटेंट के लिए इट विल टेक टाइम। आप कंटेंट के लिए पहले अच्छे न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू करें। उन अच्छे न्यूज़पेपर्स में टेक्निकल वोकैबुलरी वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको अभी आप फिलहाल के लिए ना रीड करें। उसमें जो आपकी इंग्लिश के अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आप पढ़ सकते हो, जिनको आप टीआरटी के आर्टिकल्स निकाल के पढ़ो, आप अल जज़ीरा के पढ़ा करो, आप बीबीसी के पढ़ा करो, आप सीएनएन के कुछ आर्टिकल्स हैं, आप वॉक्स वॉक्स एक चैनल है उसके सुनना शुरू करो, उसके पढ़ना शुरू करो। उससे इवेंचुअली क्या होगा, आपका कंटेंट जो है वो ऐसे के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बुक है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को मोस्टली रिकमेंड करती हूँ, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी बाय हरारी। उस बुक को, बल्कि क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है और इस पीरियड के अंदर बहुत टाइम है आप लोगों के पास, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको पढ़ना शुरू करें।
ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करें और इस बुक को आप जब पढ़ के ख़त्म करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। वन ऑफ द मास्टरपीस। ऐसे में किस तरह से आर्गुमेंट्स को चार्ट आउट करना है, एक आर्गुमेंट को प्रीवियस आर्गुमेंट से रिलेट कैसे करना है, अपने आर्गुमेंट के अंदर एसर्टिव कैसे होना है, एग्जाम्पल्स को किस तरह से पुट इन करना है, आपको सब चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो ये बुक आप पढ़ना शुरू करें, इससे आपको ऐसे राइटिंग की टेक्निकलिटीज़ भी खुद ही समझ आ जाएंगी। लेसन याद नहीं रहता, भूल जाता है। अच्छा, इट्स अ वेरी कॉमन इशू। ये बिल्कुल बचपन में भी हमारे साथ होता था। हमें लगता था स्कूल गए हैं, घर आएंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों। CSS के अंदर आप जब तक चीज़ों को इस पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे ना कि रट्टा लगाने की सेंस में कि बस ठीक है ये पढ़ना है, ये याद होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए फैक्ट, आपको वो चीज़ कभी याद नहीं होगी। आप CSS के जितने भी टीचर्स को सुनते हो या जिनसे भी गाइडलाइन लेते हो, आपको कभी कभी फील होता होगा यार ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने पता नहीं कितना, इनकी ग्रामिंग बहुत स्ट्रांग होगी, इनको तो सब कुछ याद है। ठीक है, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। तो बेटा आप सोचते होगे अच्छा यार सब कुछ भूल जाता है, याद नहीं रहता, ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी रीज़न ये है बेटा कि आप ग्रामिंग के अंदाज में जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। हमेशा याद रखें, जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे ना, आई एम लर्निंग समथिंग, I am learning something and I am able to communicate with 10 people or 100 people, and even I'm very much capable of putting my argument in front of so many highly qualified people and they can listen to my argument because I have a lot of facts and figures। जब आप उस चीज़ को enjoy करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद देखें क्या कमाल होता है, आप हैरान हो जाएंगे और आपको चीज़ें नहीं भूलेंगी। आपको CSS के अंदर एक और भी बड़ी मैजिकल बात है, उसको समझने की ज़रूरत है कि CSS में हर टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड है। ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंटरलिंक्ड। तो उस टॉपिक को जब इंटरलिंक्ड के पर्सपेक्टिव में ही आप पढ़ना शुरू करेंगे ना कि अच्छा यार टॉपिक इंटरलिंक्ड है तो मैंने पढ़ना है, तो उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही रिपीट होती जाएंगी। जब वो खुद ही रिपीट होती जाएंगी तो आपके माइंड में कब वो चीज़ें बैठ जाएंगी और भूलेंगी नहीं, वो आपको याद नहीं रहेगा। इसके अलावा CSS की सबसे पहली टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और वो टेक्निक ये है बच्चों कि आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे लिखना भी शुरू करो, क्योंकि उससे ये होगा बच्चों कि आपको इवेंचुअली सब चीज़ें जो हैं वो याद रहना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद ये जो इशू है ना कि हमें भूल जाता है, पुत्र ये तो मसला बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे बच्चों को इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगला क्या हो सकता है और नेक्स्ट क्या इश्यूज हैं आपके, उनके ऊपर बात कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। काइंडली कमेंट्स में मुझे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी करना है तो काइंडली पूछते रहें। हाँ, कंसिस्टेंसी, अच्छा जी, कंसिस्टेंसी का भी बहुत मसला है। ठीक हो गया, CSS के अंदर अच्छा मज़े की बात मैं बताती हूँ कि CSS में ना मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे रेगुलर बेसिस पे आकर कहते हैं मैडम हम कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते, 5 दिन पढ़ते हैं 5 दिन ज़ाया हो जाते हैं। और मैं उनको हमेशा एक ही बात कहती हूँ, इट्स ऑलवेज अबाउट द गोल। अगर आपका गोल है कि आपने ब्यूरोक्रेसी में जाना है एंड यू वांट टू बी अ ब्यूरोक्रेट, तो बस बेटा यहाँ पे आके बात ख़त्म हो जाती है, फिर कंसिस्टेंसी बात पीछे रह जाती है। और अगर आपको कंसिस्टेंसी का इसलिए इशू हो रहा है कि आपको लग रहा है बहुत टेक्निकल है, तो ऐसा करो कि डेज डिवाइड कर लो और आवर्स भी डिवाइड कर लो। डेज किस तरह से डिवाइड करने हैं आपने बच्चों, डेज इस तरह से डिवाइड करने हैं कि अच्छा जी आज सुबह हमने थोड़ा सा इंग्लिश पढ़नी है, दोपहर में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और रात में हम कोई BBC चैनल वगैरह की डिबेट सुन लेंगे। जब आप इस तरह से सोचोगे ना तो इवेंचुअली जो आपका डे है वो डिवाइड हो जाएगा। जब डे डिवाइड होता है ना तो उसमें एक बहुत बड़ी मैजिकल मिथ है और वो ये है कि आप जब कोई और चीज़ पढ़ना शुरू करते हो तो आपको लगता है ये नया दिन है। हाँ, लेकिन इसके लिए पढ़ाई का शौक होना बहुत ज़रूरी है और मैं बता दूँ कि CSS में जिनको पढ़ाई का शौक नहीं है उनके लिए CSS क्वालिफाई करना थोड़ा टेक्निकल तो हो सकता है। तो ये बात है, तो आप इस तरह से अपने डेज को डिवाइड कर लो, डेज के पार्ट्स को डिवाइड कर लो। एक वीक अगर आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को दिया तो नेक्स्ट वीक जो है वो आप ऑप्शनल को दे दो, अगर ऑप्शनल को दे दिया फिर उससे अगला वीक कंपल्सरी को दे दो। इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि अच्छा यार पहले वीक में हमारी कैपेसिटी जो है वो कंसिस्टेंसी की लैक करी थी, फिर एक वीक के बाद उससे बेहतर है, फिर तीसरी वीक के बाद उससे ज़्यादा बेहतर हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब कि आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल को चूज़ कैसे करना है। ऑप्शनल को चूज़ इस तरह से करना है बेटा कि आपने ये देखना है व्हाट्स योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट किस तरह से हो सकता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड खुद का क्या है। कभी कभी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर आपने बहुत से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े होते हैं।
जिस तरह के सब्जेक्ट्स मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने शायद जेंडर पढ़ा हो, सोशोलॉजी पढ़ा हो, आपने बायो से रिलेवेंट कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, आपने एग्रीकल्चर से रिलेवेंट कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो वो आपको समझ नहीं आता कि अच्छा यार कौन सा चूज़ करें। तो सबसे पहली बात है कि आपने अपने ऑप्शनल को चूज़ करते हुए पहले हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस करना है, हमेशा, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। आपकी सोल को और बाय सोल आई मीन आपकी माइंड सोल, आपके दिमाग की भी एक रूह होती है, उसको बेटा कौन सा सब्जेक्ट सूट कर रहा है, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आप एफपीएससी की साइट पर जाएं, सिलेबस निकाल के देखें और देखें कि कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्टिव लग रही है और आपकी सोल को सूट कर रही है, आप वो सब्जेक्ट चूज कर दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ बनी हुई है जनाब ओवरलैपिंग वाली, मैं सुनती हूँ और मैं तो जेन्युइनली टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन विद यू मैं मुस्कुरा देती हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि ओवरलैपिंग जैसी मिथ कोई है ही नहीं सीएसएस के अंदर। अब क्यों नहीं है, अगेन इट्स अ क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा। वो इसलिए आएगा बेटा कि सीएसएस के अंदर हर टॉपिक ही ओवरलैप कर रहा है। अगर आपने सीएसएस के अंदर इस्लाम में कभी कोई टॉपिक पढ़ा है तो हो सकता है वो भी आपके एसए में काम आ जाए, पाकिस्तान अफेयर में आ जाए, आपका किसी और ऑप्शनल सब्जेक्ट में काम आ जाए। हर चीज़ जो है वो आपको समझ आएगा कि सीएसएस में ओवरलैप कर रही है। तो ये तो आर्गुमेंट छोड़ दो ना बेटा कि ओवरलैपिंग वाला क्या होगा और ओवरलैपिंग वाला क्या नहीं होगा। ओवरलैपिंग वाली बात तो बिल्कुल जहन से ही निकाल दो। आप ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको आप चूज कर रहे हो तो आपको सुकून मिल रहा है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हो, बड़ा आसान सा सोल्यूशन है। आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाओ और एफपीएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद पूरी लिस्ट निकाल लो सब्जेक्ट्स की। जो सब्जेक्ट्स तुम लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं उनकी लिस्ट चार्ट आउट कर लो। उसकी लिस्ट चार्ट आउट करने के बाद आप उसका एक आधा टॉपिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक, आप उसका एक आधा टॉपिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक उठाकर देखो। उसको कहीं से भी गूगल से, विकीपीडिया से, कहीं से भी पढ़ के देख लो। अगर तुम लोग को बिना किसी गाइडलाइन के वो टॉपिक समझ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके माइंड की या आपके ब्रेन की कोहेरेंस जो है वो सब्जेक्ट के साथ बन रही है। जब आपकी कोहेरेंस उस सब्जेक्ट के साथ बन जाएगी तो इवेंचुअली उसके बाद आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा और सब्जेक्ट सिलेक्शन खुद ही हो जाएगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा बहुत से लोग होते हैं जो खुद अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमें अकाउंटिंग के ऊपर इतनी कमांड नहीं है सो हम अकाउंटिंग चूज नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं जिनको अकाउंटिंग पे कमांड नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अकाउंटिंग रखनी है क्योंकि हमें कमांड है या नहीं है हम कर जाएंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना वो हर जगह पे डिफरेंट होती हैं, हर इंसान के पर्सपेक्टिव में डिफरेंट होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एफपीएससी की पूरी लिस्ट देखें, सब्जेक्ट्स के जो ग्रुप्स हैं वो देखें और उसको देखने के बाद आप एक आधा टॉपिक उसका बेटे कहीं से सर्च करके देख लो। अगर वो आपको समझ आ रहा है तो वो आप रख लो। सीएसएस में ये मत सोचो कि ये ओवरलैप करेगा तो इसमें कम पढ़ना पड़ेगा या फलां सब्जेक्ट फलां से ओवरलैप करे तो कम पढ़ना पड़ेगा। सीएसएस के अंदर हर सब्जेक्ट, बिलीव यू मी, वो ओवरलैप कर रहा होता है, हर टॉपिक ओवरलैप कर रहा होता है। आप इवन अभी कमेंट्स में कोई भी दुनिया जहान का टॉपिक इस तरह का लिख के भेजो मुझे जो आपको लगता है कहीं से सीएसएस से रिलेटेबल नहीं है, मैं आपको वो भी बता सकती हूँ कि वो कहाँ कहाँ रिलेट कर सकते हो आप सीएसएस के अंदर। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का एक और तरीका है कि आप ये देखो कि पास्ट पेपर्स को उठाकर देखो और पास्ट स्कोरिंग ट्रेंड देखो कि ट्रेंड किस तरह का है जी, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी स्कोरिंग अच्छी जा रही है, किस तरह का सब्जेक्ट है जिसकी स्कोरिंग लो जा रही है। तो उससे भी बच्चों आपको बहुत हेल्प हो जाती है और आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हमेशा फोकस ही करो कि हमने हमेशा वही सब्जेक्ट चूज करना है जो ओवरलैप कर रहे हैं। उसमें आपको समझ आती है कि कभी कभी आपको वो सब्जेक्ट्स भी चूज करने चाहिए जो ओवरलैप नहीं कर रहे, शायद नहीं कर रहे, जो कि कर रहे होते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक मिथ बनी है कि वो ओवरलैप नहीं कर रहा। तो शायद वो अगर ओवरलैप नहीं भी कर रहा ना तो आपको फिर भी समझ आ जाएगा कि नहीं यार ये सब्जेक्ट रखने से फायदा ही होगा, हमारे मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। और इवेंचुअली बेटे सीएसएस के अंदर यही ज़रूरी है कि आपके मार्क्स जो हैं वो बेहतरीन आए। अच्छा आप एक मिनट, सब्जेक्ट को अच्छा एक सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल बेहतरीन आप फ्रेश उठे हैं तो मेरा ख्याल है 2 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि 2 आवर्स के बाद ना ह्यूमन ब्रेन की भी कैपेसिटी जो है, आप अपना इंटरेस्ट और अटेंशन स्पैन लूज कर जाते हो, जो कि साइकेट्रिस्ट की रिसर्च है। इवन आप कैम्ब्रिज वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर जाओ तो वहाँ पे मैक्सिमम जो लेक्चर की लेंथ है वो 2 आवर्स की होती है, क्योंकि 2 घंटे के बाद आपको समझ आ जाता है कि यार मेरा ब्रेन थक रहा है, मुझे अब ये आइडिया समझ नहीं आ रहे। आपने 2 घंटे के बाद शिफ्ट कर जाना है किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, उस सब्जेक्ट को फिर टाइम दें और उस सब्जेक्ट को पढ़ें अच्छे से, उस सब्जेक्ट को देखें कि अच्छा यार ये वाला 2 घंटे देख दिया, एक टॉपिक हो गया, गुड इनफ।
उसके बाद उसके नोट्स बनाएं। अब नोट्स आप किस तरह बना सकते हो, आपने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं उसको बिल्कुल बुक बंद करने के बाद आप लिखना शुरू कर दें। 1 पेज के ऊपर बुलेट्स बनाएं, बुलेट्स, शॉर्ट पॉइंट्स, कितने आपको माइंड में रह रहे हैं, कितने आपको याद रह रहे हैं, दैट्स मैटर द मोस्ट। उसके बाद वो बुक ओपन करें और जितने पॉइंट्स रह गए वो 3 आवर्स में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके आप ऐसा करें कि उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक ले लें आराम से, फिर 3 आवर्स स्टडी करें इसी तरह, 2 घंटे एक सब्जेक्ट को देखें, फिर 1 आवर आप अपनी इंग्लिश को या जो नोट्स बनाने उसको दें, और लास्ट पे दोबारा आप उसके बारे में करें कि आप थर्ड सब्जेक्ट, जो मैंने आपको कहा है कि दिन में 3 सब्जेक्ट रखें, तो लास्ट पे आप तीसरा सब्जेक्ट जो है उसको करें। बेटा मैं एस्से के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि आप सबसे पहले एस्से और प्रेसी के बारे में स्ट्रेटेजीज की ये है बेटा, पहली तो बात ये है कि आप अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक करें। आप बेसिक इंग्लिश को ठीक करने के लिए मैं ऑलरेडी एक रिसोर्स बता चुकी हूँ, रेनिन एंड मार्टिन, एक बात। दूसरी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा कि आप यूट्यूब बजाएं, यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ पर टाइप करें ऑक्सफोर्ड ग्रामर लेक्चर्स। ऑक्सफोर्ड ग्रामर लेक्चर्स जब आप टाइप करेंगे तो आपको इवेंचुअली वो मिल जाएंगे, आप काइंडली उसको देखें, उसको अच्छे से सुने उन लेक्चर्स को, उनके नोट्स बनाएं और अपनी अंग्रेजी बेसिक ठीक करें। उसके बाद आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर और आर्टिकल पढ़ना शुरू करें। जिस दिन आपको आर्टिकल समझ आना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन आपको आर्टिकल्स का सेंट्रल आइडिया, आर्टिकल्स का सेंट्रल थीम समझ आना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि गुड इनफ, ठीक हो गया जनाब, हमें इसका सेंट्रल थीम समझ आ रहा है। उसके बाद उस सेंट्रल थीम को समझने के बाद बेटा बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए ये चीज़ करना कि यार फर्दर हमने क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि जब आप सेंट्रल थीम समझ जाते हो तो आप प्रेसी को स्क्वीज करना सीख जाते हो, क्योंकि प्रेसी इज ऑल अबाउट कि किस तरह आपने कम टाइम के अंदर 300 वर्ड्स को 100 वर्ड्स के अंदर उसके सेंट्रल आइडिया थीम के साथ कम्युनिकेट करना है। तो जिस दिन आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने आ जाएंगे, आपको उनका सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम समझ आ जाएगा, उस दिन के बाद आप एक कॉमन चीज़ है जो आपको समझ आ जाएगी, दैट इज कि प्रेसी के अंदर अगर आप सेंट्रल थीम और आइडिया लिख पा रहे हो तो आपकी प्रेसी आपको मार्क्स देती ही देती है। एक बात है। दूसरी बात है, मैंने आपको बताया है बार बार बेटा कि आप एस्से के लिए अपने कंटेंट को प्लीज इंप्रूव करें, ठीक है। आप कंटेंट को जैसे जैसे इंप्रूव करना शुरू कर देंगे उसके बाद आपको एहसास होगा कि हम एस्से लिख पा रहे हैं। मेरे बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि आप अगर पहले दिन एस्से के बारे में परेशान हो गए तो आप एस्से कभी भी नहीं कर सकते। पहले दिन आप इस बात के बारे में परेशान हो कि हमने करंट अफेयर के ऊपर कमांड कैसे लेकर आनी है। जिसकी करंट अफेयर के ऊपर कमांड हो जाएगी, 6 से 7 पेजेस का क्वेश्चन उसको करना आ जाएगा, वो फर्दर उस क्वेश्चन को तकरीबन 20 से 25 सफ़ों तक भी खींच सकता है। दिस इज द थिंग। हाँ बेटा देखो, सीएसएस के एग्जाम्स में तो बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होता, नो डाउट एंड दैट इट्स ट्रू। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि सीएसएस में इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको कभी नो हाउ ही नहीं है। अगर सीएसएस में आके हमें करंट अफेयर में पढ़ना पड़ रहा है वर्ल्ड बैंक, तो कहीं ना कहीं चलते फिरते न्यूज़पेपर में हमने सुना होता है। हाँ, उस चीज़ के ऊपर हमने ऑब्जर्व कभी नहीं किया होता, उस चीज़ के ऊपर हमने कभी भी डीप थॉट्स नहीं दिए होते, उस चीज़ के बारे में हमने कभी ये नहीं सोचा होता कि यार अच्छा हमें ये पढ़ना भी पड़ सकता है। तो सीएसएस में ये वाला जो इशू है ना वो 100% लॉट के साथ होता है। इट्स नॉट 1, इट्स नॉट 2, आपकी 100% लॉट जो है उसके साथ ये मसला होता है कि हर किसी को 12 सब्जेक्ट्स हैं आखिर, तो बहुत से सब्जेक्ट्स बीच में ये होते हैं, 7-8 तो होते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़े होते। जिस दिन आपको बेसिक समझ आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह आगे भी आप जो है वो कवर कर पाओगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक और बात, एक और मिथ को हमेशा जहन में रखें, आपने पीएचडी नहीं करनी है। सीएसएस के अंदर मसला ये होता है कि आपको पता नहीं कुछ गाइडलाइन देने वाले लोग इतना बम्बार्ड कर देते हैं, इतना बम्बार्ड कर देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि यार पढ़ें और छोड़ें क्या। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सीएसएस का क्राइटेरिया है कि बीए पास लोग वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब बीए पास लोग एग्जाम दे सकते हैं तो खुद सोच लो बीए पास का लेवल क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में परेशान होना छोड़ दो। सेकेंडली, उस सब्जेक्ट के अंदर तुम लोगों ने पीएचडी नहीं करनी, तुम लोगों ने सिंपली जाके एक 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आना है। तो उस सब्जेक्ट को उसी हद तक प्रिपेयर करो कि उसके बेसिक जार्गन्स पता हों, उसकी थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ पता हों, आपको पता हो कि उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पास पेपर का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड में किस तरह के, जैसे अगर बहुत बेसिक सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी, जेंडर वगैरह, तो उसमें वो एक आधा क्वेश्चन जो है वो मेन इश्यूज़ पे लास्ट में पूछेगा, थेरीज पे एक आधा सवाल पूछ देता है। कोई बहुत बड़ा केस हुआ हो मुख्तार माई जैसा जिस तरह था तो वो एक आधा सवाल उसके ऊपर पूछ देता है।
तो आपको ऑटोमेटिकली उसी चीज़ से समझ आ जाता है कि ठीक हो गया जनाब, इसको इस तरह से मैनेज करना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में ये याद रखें कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 80 मार्क्स का आपका पेपर है। तो अगर आप पास पेपर्स का ट्रेंड देख लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपसे पास पेपर्स जो है वो समझ आ रहे हैं ना, तो 2-3 सवाल तो वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। आपने 4 क्वेश्चन चूज करने होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा बिल्कुल बेटा, पेपर जो है वो गिवन आउटलाइन से बाहर बिल्कुल जाता है, बिल्कुल 110% जाता है। सीएसएस के अंदर ये मत समझना जो डिफाइंड सिलेबस है उसी डिफाइंड सिलेबस को आप पढ़ लोगे और पेपर हो जाएगा। सीएसएस के अंदर ट्राई टू डेवलप योर एनालिटिकल स्किल्स, एंड हाउ यू कैन डेवलप योर एनालिटिकल स्किल्स by assuming the topic in very detail. Every bit of the topic is on your fingertips. How is that possible? If I am talking about कि पाकिस्तान का क्राइसिस जो है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल 2020 क्या है, तो मुझे हमेशा याद करना पड़ेगा कि अच्छा यार 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब भी पॉवर्टी का इशू था, 1947 में जब मसला हुआ था पाकिस्तान में तब भी एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस था, 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बना तब भी ब्यूरोक्रेसी के मसले थे, 1947 के अंदर भी पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस का सामना था, एंड नाउ वी आर सिटिंग 2020 बट अगेन वी आर फेसिंग द सेम इश्यूज एंड dilemmas. If I talk about 1947's political party, which is obviously All India Muslim League, at that time nobody knew that कि अगर कायद आज़म की डेथ होती है तो उसके बाद who is going to own that political party as a leader. और वही डिलेमा हमें आज भी फेस करना पड़ रहा है कि हमारी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ तो फैमिली बिजनेस के तौर पे रन हो रही हैं, या हमें पता ही नहीं होता हु इज गोइंग टू रूल अस नेक्स्ट। तो ये इश्यूज जो पाकिस्तान के 1947 से थे वो अब भी हैं। तो इन चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश किया करो। जितनी चीज़ें तुम लोग को कोरिलेट करनी आ जाएंगी ना, उतना आसान होगा आपके लिए सीएसएस की प्रिपरेशन करना और चीज़ों को ग्रास्प करना, याद करना, और उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीएसएस के अंदर वो जो क्रिटिकल एनालिसिस वाली स्किल है वो कैसे डेवलप होती है। उसका एक जादू है, चलो आज तुम लोगों को वो भी दे देती हूँ। अगर आपको पास्ट और हिस्ट्री के इश्यूज और टेक्निकलिटीज पता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी कंट्री उस टेक्निकलिटी से बहुत जल्दी बाहर नहीं आता। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के 1947 के मसलों से अभी तक हम बाहर नहीं आए, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले 10 मसले इस तरह के गिनवा चुकी हूँ जिनसे हम बाहर नहीं आए। तो अगर आपका डोमेन आपको पता है कि पाकिस्तान के मसलों पे आना है, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस पे आना है, ऑर्गेनाइजेशंस पे आना है, और आपने उसको अच्छे से रीड किया हुआ है, तो उसका अगर वो कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन के पर्सपेक्टिव में आउट ऑफ द वे जाकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो आपको वो क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि जनाब 2025 में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कहाँ स्टैंड आउट करेगी, तो एक बड़ा बेसिक बात है जो आप सबके दिमाग में यूँ पॉप आउट करनी चाहिए। आप लोग सोचेंगे अच्छा यार 2020 के अंदर अगर पीटीआई में इमरान खान, मतलब इन केस इमरान खान के बाद कौन होगा, अगर इमरान खान के ऊपर कोई केस चल जाता है, उसको डिसक्वालीफाई करते हैं, या वैसे ही कोई बीमारी, किसी तरह के हेल्थ इशू का मसला होता है, तो कौन, तो आपको पता चलेगा देयर इज नो वन। फिर पाकिस्तान में पीटीआई के अंदर किस तरह के आप एक और चीज़ देखोगे कि किस तरह पाकिस्तान के पीटीआई के अंदर इंटरनल मैटर्स किस तरह से डील होते हैं। क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी है? क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस प्रॉपर्ली कंडक्ट कराए जाते हैं? क्या वहाँ पर जिस को जो रैंक मिला हुआ है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर मिला हुआ है? बट आपको एक कन्फ्यूजिंग बात और एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वगैरह शायद कहीं मैटर भी नहीं कर रहे होते, वो शायद कहीं हो भी नहीं रहे होते। तो आप ये बात बहुत शॉकिंग होगी। उसके बाद तीसरा मसला, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी अगर पीटीआई की बात की जाए तो आपको ये भी पता चलेगा कि फ्लॉलेस नहीं है। उस तरह के स्ट्रक्चर्स और जिस तरह आपने पॉलिसी मेकिंग करनी है ना, इट इज़ नॉट फ्लॉलेस। तो वो इशू हमें 1947 में 1950s में भी उसी तरह मिल रहा है। तो डिटेल इस पर्सपेक्टिव में मैटर करती है बेटा, कि आपको इश्यूज की डिटेल इस पर्सपेक्टिव में पता हो कि इश्यूज थे क्या क्या, उसको आप बस रिलेट करना शुरू कर दो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के साथ। बहुत से पर्सपेक्टिव्स आपस में कोरिलेट कर रहे होते हैं। आपको हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान को अगर देखना है ना, पाकिस्तान के बेहतर हालात हो तो टर्की का मॉडल, टर्किश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करें। तो अगर आप टर्किश मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि इवेंचुअली हर कंट्री के प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस, आइडियोलॉजीज थोड़ी डिफर कर सकती हैं, वरना डेमोक्रेसी का और इकोनॉमी का और वो डेवलपमेंटल प्रोसेस सम हाउ सेम होता है। तो उससे चीज़ें जो हैं काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपको, कि आपको अगर एक चीज़ पता है तो आप बहुत सी चीज़ों को वैसे ही कोरिलेट करके उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस के साथ लिख सकते हो।
एब्सोल्युटली दिस विल वर्क। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने CSS के अटेम्प्ट में बैठना है तो कम से कम पिछले 5 साल के पास पेपर्स आपने अच्छे से सॉल्व किए हों, अपने हाथ से निकाले हों। अगर आपने ये किया हो तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू फेल योर CSS एग्जाम एंड आई कैन इवन बेट अबाउट इट। लेकिन हाँ, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके किसी अच्छे टीचर से ज़रूर चेक करवाएं, एकेडमिक काउंसलर से ज़रूर आप गाइडलाइन लें, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हैंडल करनी है। क्वेश्चन अगर लिखा है तो क्या उसकी डायमेंशन ठीक है, हमने क्वेश्चन को अगर डीकोड किया है तो क्या ठीक से डीकोड किया है, और अगर नहीं किया तो हम ब्लैक कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर बात हो गई है, अंग्रेजी के ऊपर बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कि अब फर्दर हम ये देख लेते हैं जनाब कि आपका कंटेंट, आप कोविड-19 के अंदर किस किस पर्सपेक्टिव में आपको कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। जी, तो कंटेंट इस तरह से पढ़ें कि आप ये देखिए कि पूरी दुनिया जो है इस टाइम कौन से इश्यूज़ को फेस कर रही है। आपको पता लग जाएगा जी कोविड-19 बहुत फैला हुआ है, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है वो लपेटे में आई हुई है इस वक्त। कोविड-19 के अलावा पुत्तर इस वक्त कोई इशू नहीं है जो डिस्कस हो रहा हो। बल्कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर तो ये है कि रिसर्च आर्टिकल्स जो आपके साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं उनको यही कहा जा रहा है कि अपनी सारी की सारी रिसर्च जो है वो होल्ड पे लगा दें। अगर कोविड-19 से रेलिवेंट आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या उससे रेलिवेंट कोई चीज़ पब्लिश कराना चाहते हैं तो वी आर गिविंग यू अ गो अहेड, ग्रीन सिग्नल है, वो आप हमें भेज दें। तो पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 में गुम है। अब कोविड-19 का पर्सपेक्टिव क्या क्या हो सकता है। कोविड-19 का पहला पर्सपेक्टिव ये है बेटा कि कोविड-19 में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट, इज डेमोक्रेसी फेल्ड टू टैकल दिस कोरोना पेंडेमिक, दिस ग्लोबल क्राइसिस। पूरी दुनिया में एक शोर था, एक हवा थी डेमोक्रेसी के ऊपर। जी जनाब, डेमोक्रेसी हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम नहीं कर सकती है। तो क्या कोविड-19 में समहाउ दुनिया ने एज्यूम किया कि जिस कंट्री में कम्युनिज्म था, चाइना के अंदर, वो तो विन विन सिचुएशन में है, वो तो विन कर गए हैं। तो इज इट करेक्ट कि हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज फेल्ड एज अ स्ट्रक्चर। तो उसकी डायमेंशन को बहुत इन डिटेल रीड करें कि अगर डेमोक्रेसी फेल हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी के आइडियाज को अचीव नहीं किया। डेमोक्रेसी हमेशा बात करती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। तो कितनी जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया है। पहला पर्सपेक्टिव पॉलिटिक्स का बनता है, डेमोक्रेसी का बनता है, कियोस्क का बनता है, पब्लिक रिएक्शन का बनता है ऑन लॉकडाउन्स। सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर CSS में लाजमी पर्सपेक्टिव छेड़े जाएंगे, दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वर्ल्ड में आप देखें कि किस तरह से रैपिड अनएम्प्लॉयमेंट हुई है और दुनिया में पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस इतना ज़्यादा सवेयर चल रहा है। उसके बाद आपको पता चलेगा सेकेंड थिंग इज दैट कि पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, इट्स लाइक अ बॉम्ब, और वो फट रहा है और समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उसको हैंडल किया जाए। फिर आपको पता चल रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर MNCs एंड TNCs आर ऑल्सो कोलैप्सिंग, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज कोलैप्स कर रहे हैं। तो बाकी तो बातें छोड़ दें, वो किस तरह से आप टैकल कर सकते हो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी के अंदर ही आपका फूड और वाटर क्राइसिस जो एक क्रिएट होने जा रहा है, और फूड क्राइसिस अराउंड द ग्लोब जिस तरह कोविड-19 के बाद क्रिएट होगा, उसका एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आपको फेस करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में ये हो गया। फिर हम आते हैं जी चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होंगे। उसमें आपको ये देखना की जरूरत है कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास क्या इतनी फंडिंग रहेगी कि वो कंट्रीज को प्रोवाइड कर सके। वर्ल्ड बैंक इन केओस को या इस क्राइसिस को किस तरह से मैनेज करेगा। इसके बाद आता है कि जिस तरह WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि हम विड्रॉ करने जा रहे हैं, हम फर्दर रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है कि क्या जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जो हमने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिएट किए, जिसके बाद हमारे पास ग्लोबलाइजेशन जैसे फ्रूट्स आए, जिसके बाद हमारे पास एक कॉर्पोरेशन बिटवीन डिफरेंट रेसेस एंड डिफरेंट नेशंस जो है हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया, तो क्या कोविड-19 के बाद इसकी सर्वाइवल उस तरह से पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दैट्स अनदर वेरी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19। देन लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें हम कहते हैं यूनिपोलैरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिपोलैरिटी जो है उसकी वजह से दुनिया जो है वो इस तरह चल रही है, और अमेरिका इज एवरीथिंग। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से क्या चीज़ है जिसको आपने हैंडल करना है। और पूरी दुनिया का लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर अगर चेंज होने जा रहा है तो राइज कौन करेगा,
ठीक है। और अगर राइज नहीं कर रहा, मतलब ये इस तरह से राइज नहीं हो रहा डिफरेंट नेशंस का या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का, या मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर सामने नहीं आ रहा, तो दुनिया फिर किस डायमेंशन में जा रही है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अनदर डिबेट इन दिस कोरोना पेंडेमिक एंड आफ्टर दैट एज वेल, दैट इज बिटवीन सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड ऑफ कोर्स कैपिटलिज्म, which is the best system to rule the world, and why capitalism is a failure in this corona pandemic, and why communism is considering as a king around this especially around this corona pandemic. So this is a very important issue. देन द फैक्ट इज कि इसके बाद आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत है हेल्थ सिस्टम. वी डोंट नीड वेपन्स, वी डोंट नीड न्यूक्स, बट somehow we need ventilators, we need paramedical staffs, we need doctors. So how we are going to handle this crisis, and how we are going to satisfy our public that we are investing billions of dollars on our nuclear weapons and nuclear programs, and thereby that's why we are not very much able to handle this corona pandemic. We are fair as a nation. So this is a very important issue. तो ये सारी चीज़ें कोविड-19 में आपको पढ़ने की और देखने की ज़रूरत है. देन आपका विद इन द कंट्री of course chaos, different transporter companies, then different domestic industries are bashing the governments on these lockdowns, and they're saying give us the relief packages. So where every country is standing after this corona pandemic, and even this corona pandemic is going to reshape the psychological order of the world and psychological order of the human beings. What we need actual to live our lives, what are the basic necessities of life, because we are living in a false consciousness, false dilemmas. So what we need actually to run our lives better. It's a very important question and debatable at the same time, isn't it that right? Now, authoritarian regimes can tackle pandemics better. I don't agree and buy that statement, Pite, because the thing which I assume that we are going to face a lot of more pandemics after that. I think somehow universe is preparing us for it. तो अगर आप एक सिंपल सी बात को एज्यूम करें और प्रिसीव करें तो आपको ये समझ आती है कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के अंदर आपने लोगों को मार कर घर बिठा दिया. इसका मतलब है कि आपने उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं की कि स्टे होम स्टे सेफ की बेसिकली साइकोलॉजी क्या है. वो बेहतर नहीं है, बट वहाँ पर अगर अथॉरिटेरियन रिजीम्स है तो हमेशा याद रखें कि वहाँ पर अथॉरिटेरियन मीडिया भी होगा. वहाँ के मीडिया के ऊपर भी गवर्नमेंट ही रूल कर रही होगी. तो वहाँ अगर डेथ्स हो भी रही हैं और कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन बुरी है भी, तो रिपोर्ट नहीं होगी. सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा फ्रीडम्स जो हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं सिटीजन्स के, वो बहुत कंपल्सरी और ज़रूरी हैं. आपको उन फंडामेंटल राइट्स के साथ लोगों को सिखाना पड़ेगा हाउ टू केयर फॉर अदर्स. आपने इस कोरोना पेंडेमिक के बाद लोगों के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, उनकी साइकोलॉजिकल मेकअप को वैसे चेंज करना है. डेमोक्रेसी इसको सबसे बेहतर तरीके से डील कर सकती है, बट ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी कभी भी अपनी आइडल सेंस में एग्जिस्ट नहीं की है, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है आज कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स और रिजीम्स इसको बेहतर डील कर रही थी. अथॉरिटेरियन रिजीम्स ने तो सिंपली कह दिया आप घरों से बाहर निकलें, आप कुछ भी करें, हम आपको गोली मार देंगे. तो इट्स अगेन नॉट द सोल्यूशन फॉर कोरोना पेंडेमिक, क्योंकि WHO की तो रिसेंट रिपोर्ट्स कह रही है यू हैव टू इवेंचुअली लिव विद इट. अगर आपने उसके साथ जीना सीखना है तो आपको लोगों की साइकोलॉजीज को रीशेप करना पड़ेगा. आपका जो कैफे स्ट्रक्चर बेस्ड सोसाइटी है, आपके जो हैंग आउट्स हैं, आपको इस सारी सिचुएशन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज एक्चुअली दिस कोरोना पेंडेमिक. और आपने कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जिसके ऊपर अब करना पड़ेगा. तो आई डोंट एग्री एंड बाय दैट स्टेटमेंट कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स बेहतर डील कर रही हैं, डेमोक्रेसी बेहतर डील नहीं कर रही, क्योंकि एट द सेम टाइम वी हैव एन एग्जांपल ऑफ न्यूजीलैंड. किस तरह से उनकी प्राइम मिनिस्टर ने उस सबको डील किया है और किस तरह से मैनेज किया है सारी सिचुएशन को. दैट शी इज़ मार्वलस इन एवरी सेंस. पहले भी वहाँ पर एक क्राइसिस हुआ और वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब भी दैट लेडी वॉज फ्लॉलेस. एंड अगेन इन दिस कोरोना पेंडेमिक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन इट्स एक्चुअल सेंस उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया है. तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है बेटा कि आपकी गवर्नमेंट एक्चुअल सेंस में कितने ज़्यादा डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रही है. अगर आप एक्चुअल सेंस में उनको फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके यहाँ कोई मसला ही नहीं होगा. और मसला किस चीज़ का नहीं होगा? मसला इस चीज़ का नहीं होगा कि आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सिस्टम भी है. जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं. तो फिर आप जो मर्जी कर सकते हैं, उसमें इस तरह से इशू होता भी नहीं है. उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब कि आपका जो मेजर इशू आता है कि कोविड-19 के ये सारे पर्सपेक्टिव्स को प्रिपेयर करने के बाद हाउ टू मेक नोट्स. ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. CSS के अंदर के पढ़ लिया, हर चीज़ आ गई है, लेकिन नोट्स नहीं बन रहे. नोट्स का क्या इशू है?
नोट्स इस तरह से बनाने हैं बेटा कि आप एक रजिस्टर लें और कोशिश करें कि उसके पार्टीशंस जो हैं उस रजिस्टर में हों। उसके अंदर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो चार्ट आउट करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, वाटर इश्यूज़, एनर्जी क्राइसिस, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन, वुमेन इश्यूज़, ये कुछ मेजर 10 to 12 टॉपिक्स हैं। आप उनके टॉपिक के नाम लिख के पेजेस छोड़ दें। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आप जो भी आर्टिकल्स बना रहे हो, जो भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, उसका जो सेंट्रल थीम है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है और उसके जो फैक्ट्स हैं, उनको ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो आप लिखना शुरू करो। जब आप रेगुलर बेसिस पे उसको लिखना शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो इन्फॉर्मेशन गैदर होती जाएगी। तो ये आपके नोट्स खुद ही से बनते जाएंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी, आप अपने नॉलेज को अपडेट भी कर रहे होगे, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी अपडेट कर रहे होगे, और एवेंचुअली आपके पास डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी और वो रजिस्टर जो है वो एज इट इज सेव रहेगा। इट्स डिपेंड अपॉन यू। रजिस्टर मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि CSS के अंदर आपने जब पेपर देना है तो आपने उसके अंदर रिटन लिखना है, आपने लिखना है पेन से। तो बेहतर यह है कि चीज़ें जितने ज़्यादा आपके पेन से, आपके हाथ से निकली हों, उतना बेहतर है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ज़रूरी है, जो कि बार बार एक चीज़ रिपीट की जाती है बच्चों के, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप को क्रिटिकल एनालिसिस और चीज़ों को रिलेट करना आता हो, जो कि मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो एक पर्सपेक्टिव एनालिसिस है ना, उसको आप इम्प्रूव करें। वो इम्प्रूव होगा कैसे कि आपको एक टॉपिक के डायमेंशन को रिलेट करना आना चाहिए। आर्गुमेंट आपका हैज़र्ड हवा में मौलक ना लगे, उसको आप रिलेट कैसे करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप रिलेट कर कैसे सकते हो, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया, अब एक डिफरेंट एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जिस तरह से आप एक टॉपिक है जिसके ऊपर लिख रहे हो कश्मीर क्राइसिस, अब अगर दुनिया में कश्मीर क्राइसिस है तो दुनिया के अंदर पैलेस्टाइन क्राइसिस भी चल रहा है, ठीक है। कश्मीर क्राइसिस के अलावा खालिस्तान मूवमेंट वगैरह भी चल रही है, कुर्दिस्तान मूवमेंट भी चल रही है। तो इन सारी मूवमेंट्स के अंदर जो आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आती है वो ये आती है बेटा, दोज पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर बेसिक राइट्स। दे आर बेसिकली सप्रेस्ड पीपल, they are basically suppressed ethnic race or something, and they are basically fighting for their very basic necessities। तो इतनी तो बात कॉमन सेंस से भी आपको समझ आ जाती है कि वो इशू कहीं का भी हो, आपको समझ आ जाएगा कि ठीक हो गया यार, ये इशू है और ये यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। आप सारे इशूज़ को माइंड में सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो कि अच्छा कश्मीर इशू है, पैलेस्टाइन का भी इशू चल रहा है, कुर्दिस्तान मूवमेंट भी चल रही है, खालिस्तान मूवमेंट भी चल रही है, ठीक हो गया यार। सबका मसला ये है कि उनको लगता है उनको उनके ड्यू राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। पहली बात आ गई। दूसरी क्या है, इन सब जगहों पे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है पावर्टी, गुर्बत बहुत ज़्यादा है क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड नहीं की हुई हैं। थर्ड क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पर एक स्पेसिफिक रेस को लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एक को नहीं मिलती। तो वो जो स्पेसिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। फिर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिर उनका राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, वो जो राइट टू एक्सप्रेशन है वो स्नब किया हुआ है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस का भी इशू है। तो आप जब जितनी भी आप ये चीज़ें जब ब्रेनस्टॉर्म करते हो ना, तो हमेशा देखो कि इससे अलाइक इश्यूज़ क्या हैं, इस तरह के और इश्यूज़ वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ। इसके बाद देखो इन सब लोगों के कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसके लिए फाइट कर रहे हैं, वो कॉमन प्रॉब्लम्स भी सेम होते हैं समहाउ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जब कॉमन प्रॉब्लम सेम होते हैं पुत्र, तो बेटे उनके सॉल्यूशंस भी सेम होते हैं। आप क्या कहोगे, मैक्सिमम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें करें, हो सकता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ जिस रीजन से वो कंट्री बिलोंग कर रहा है उसकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस डिफर कर सकती हैं, लेकिन सोल्यूशन समहाउ सेम ही होगा। तो वो सोल्यूशन भी जब आप देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि ठीक है यार, टॉपिक की जो आप जब अलाइक टॉपिक को असेंबल करके एक पेज पे लिखना शुरू कर दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये लोग जो फाइट कर रहे हैं ना, उन सब के मसले भी सेम हैं, और जब मसले सेम हैं तो उन मसलों के सॉल्यूशंस भी सेम हैं। तो आपको एक आर्गुमेंट से 10 और आर्गुमेंट्स को रिलेट करना आ जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग होना शुरू हो जाएगी और आपकी चीजें इवेंचुअली बेहतर होती जाएंगी। के बाद आप ये याद रखें कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के बारे में बच्चों ने बार बार मुझसे पूछा है। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बेटा बड़ी सिंपल है। जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम आपने 6 to 7 पेजेस का या 8 पेजेस पे भी लेके जा सकते हो। हेल्दी क्वेश्चन जो है वो 6 to 7 पेजेस का होता है।
ठीक है। 6 to 7 पेजेस के अंदर आपने क्या करना है, आपने पहला जो हेडिंग बनानी होती है मोस्टली वो हमेशा आपकी इंट्रोडक्शन की बनती है, जिसमें आप इंट्रो बताते हो, फेस ऑफ द क्वेश्चन होता है वो आपका, उसमें आप आर्गुमेंट स्टार्ट आउट करके लिखते हो कि बेसिकली मैं कौन कौन सा आर्गुमेंट जो है वो लिखने जा रहा हूँ, और मेरे इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पर्सपेक्टिव है जिसको मैं टच करूंगा। तो पहली तो बात ये हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी आपका आता है मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस ही होते हैं, ऐसी क्वेश्चंस ही एग्जामिनर पूछता है जिसमें आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर देना होता है। उसके बाद आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने के बाद ये करना होता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने सिर्फ हाफ पेज का देना है या 1 पेज का देना है मैक्स। उसके बाद आपकी आती है बेटा बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। बॉडी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपने ये उसमें लिखना है आपके जितने मेजर आर्गुमेंट्स है ना, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 5 to 8 हेल्दी आर्गुमेंट्स, एक एक पैराग्राफ लिखोगे आप, 100 लफ्ज लिखोगे, 100 वर्ड्स, तो वो इतने और मतलब मोर देन इनफ है। तो आप वो बॉडी ऑफ द क्वेश्चन एंड पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप कॉन्क्लूजन देते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर तो उसने कहा है ना क्रिटिकली एवेलुएट द क्वेश्चन और क्रिटिकली एवेलुएट द स्टेटमेंट, तो हमेशा याद रखें क्रिटिकल एवेलुएशन के अंदर आप हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि उसके अंदर हमेशा आप एंड पर कॉन्क्लूजन की जगह क्रिटिकल एनालिसिस लिखें। और आपने जब क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्रिटिकल एवेलुएशन के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस ही चाहिए फ्यूचर प्रेडिक्शंस वगैरह के साथ। ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं बेटा, कंक्लूजन कब लिखते हैं? जब वो कहते हैं ना एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, तो एक्सप्लेनेशन इज सिंपली, एक्सप्लेनेशन की बात याद रखें, वर्ड्स अपने आप में मीनिंग रखते हैं। जब मैं कहूँगी ना एक्सप्लेन दिस सिनेरियो, तो आप किसी एंड नोट के ऊपर ही बात खत्म करोगे, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और फिर ऐसा हो गया, तो हमेशा एंड नोट होता है एक चीज़ का। तो एंड नोट जब तक होता है तो फिर आपको समझ आ जाती है अच्छा यार ठीक हो गया, एंड नोट है तो ये बात है। तो वो एक्सप्लेन और डिस्क्राइब का मतलब ही होता है। ठीक है। फिर अक्सर वो दे देता है जैसे वो कहता है एक्सप्लेन इन डिटेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सप्लेन इन डिटेल जब वो कहेगा तो तब आप, इसके अलावा आपने उस क्वेश्चन के अंदर हिस्टोरिकल एनालिसिस या हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड की हेडिंग है उसको थोड़ा लेंथी कर देना है ताकि आपसे कोई भी डिटेल जो है वो मिस ना हो जाए। तो दिस इज द थिंग। और फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली, अच्छा कहीं पे वो पूछता है कि अच्छा ये इशू है इसको एक्सप्लेन करें, देन गिव सजेशंस, तो एंड पे फिर आपने कंक्लूजन और क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लिखना, आपने सजेशंस का पैराग्राफ बनाना होता है। लास्ट जो पैराग्राफ है वो आपका सजेशंस का होगा। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी बुक्स के ऊपर। मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि किप्स के जितने भी कैंपसेस हैं बेटा इन योर सिटीज़ वो ओपन हो चुके हैं। आप ऑनलाइन जो है वो बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, और आप अगर ऑनलाइन आपको इशू है तो आप जाकर ऑन कैंपस वो बुक्स रिसीव कर सकते हो, और आप उन बुक्स को रिसीव करने के बाद उनको पढ़ना शुरू करें। किप्स की करंट अफेयर की बुक है, पाकिस्तान अफेयर की है, एससी की, प्रेसी की, इस्लामाबाद की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। काइंडली वो ऑन कैंपस भी अवेलेबल हैं, कैंपसेस हमारे ओपन हैं, आप उधर चले जाओ या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो फॉर ऑब्वियसली कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए बेटे इट डिपेंड्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर ये डिपेंड कर रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप है। उसके बाद आप ये देखते हो कि एक तो बुक होती है जो आपने सिर्फ और सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के लिए पढ़नी होती है, तो वो मैं रिकमेंड करूंगी कि वो इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के लिए कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके पढ़ लो। उसके बाद जो सीएसएस से रेलिवेंट स्पेसिफिक बुक्स हैं वो एफपीएससी की गाइडलाइंस के अंदर भी रिकमेंड की होती हैं, तो उस बुक के अंदर देख लें कि वो कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड की हुई हैं, उसमें फिर आप चार्ट आउट कर लो टॉपिक्स को, उसके अकॉर्डिंगली वो बुक्स वहां से भी आप देख सकते हो। बेटा हमेशा आप, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सुभान नाम है आपका। आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और इंट्रो के बाद आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आओगे, उसके बाद बॉडी ऑफ द क्वेश्चन होगा। हर एंडिंग मैंने बता दी है, इधर कॉन्क्लूजन, सजेशंस, क्रिटिकल एनालिसिस, क्या हेडिंग आनी है वो डिपेंड करती है ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर। नहीं बेटा, बुक्स आर बेसिकली फॉर एवरीवन, बुक्स आर नॉट फॉर ओनली फॉर किप स्टूडेंट, बुक्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। आप जाएं और वहाँ से खरीद लें, कोई इशू नहीं है, वो बुक्स आपको बहुत हेल्प आउट कर देंगी। आपका जो प्रिपरेशन है उसको किस तरह से लेके चलना है, किस टॉपिक को किस तरह से, किस डायमेंशन में, किस किस डायमेंशन में हैंडल करना है, वो बुक्स से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी।
मैं पहले भी अक्सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिलेबस नो डाउट सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, बट ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि उसको आप सीएसएस के एक टॉपिक को आप कम से कम भी 20 दफ़ा रिपीट करके पढ़ते हो। उसकी रीज़न ये है कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा होता है। हमेशा एक टॉपिक याद रखें, अगर 9/11 का है तो कहीं भी अगर 9/11 का रेफरेंस आ रहा है तो उसकी सारी डेट्स, उसका इंसिडेंट जो है वो आप दोबारा दोबारा रिपीटेडली वो पढ़ते हो तो वो खुद ही मेमोराइज हो जाता है। जब तक आप इसको सरदर्द बनाए रखोगे ना कि चीज़ें मैंने मेमोराइज करनी है, तब तक बहुत ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। जितनी देर तक बंदा ये सोचता है नहीं आई हैड टू मेमोराइज इट, बस मुझे ये याद हो जाए, रट्टा लग जाए, तो तब तक मसले रहेंगे। उसको सिर्फ मज़ा लेकर पढ़ें, इंजॉय करें और उसको कंसेप्चुअली आप ना उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आओ। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल स्किल्स इन सीएसएस ये सब कुछ बाय एंड लार्ज सेम है। तो वो सेम किस तरह है कि आपको जब एक आपने टॉपिक डिटेल में पढ़ा है और आपको लगता है कि यार फ्यूचर में इसकी चीज़ें इस तरह से हो सकती हैं, तो फिर आप इवेंचुअली अपने एनालिटिकल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर लेती हूँ। और एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने पहले भी कह दिया बेटा कि आप लाइक टॉपिक्स पढ़ना शुरू करो। जैसे मैंने एग्जांपल कोट की है कश्मीर इशू की, तो कश्मीर इशू के साथ पैलेस्टाइन इशू भी आ जाता है, कुर्दिस्तान मूवमेंट भी है, खालिस्तान मूवमेंट भी आ जाती है। तो अलाइड टॉपिक्स पढ़ना शुरू करो और देखो कि स्ट्रैटेजीज क्या हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उस कंट्री की खुद उसको लेके स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उनका बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या है उस टॉपिक की। तो इवेंचुअली जब ये चीज़ें आप सीख जाते हो तो डेफिनेटली आप ये भी सीख जाते हो कि हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू मैनेज इट। तो उसके आपके एनालिटिकल स्किल्स खुद ही इंप्रूव हो जाते हैं। एनालिटिकल का बेहतरीन तरीका ये है, रीड मोर एंड मोर आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर। एनालिटिकल स्किल्स खुद ही आपके अच्छे हो जाते हैं, कोई मसला रहता ही नहीं है। स्क्रीनिंग के अभी सिर्फ एक न्यूज़ है, उसके बारे में कंफर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं आ सकती ना लें। बेटा किप्स की बुक जो है बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी बुक्स हैं, उससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको हर टॉपिक की क्लैरिटी होगी, हर टॉपिक का आइडिया होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसके अलावा भी एक एक दो बुक्स पढ़ें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो बुक्स आप इसलिए नहीं पढ़ें कि किप्स की बुक इनफ नहीं है। किप्स की बुक्स जो हैं वो मोर देन इनफ हैं, लेकिन वो आप इसलिए पढ़ें कि आपकी जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं और कुछ डायमेंशंस जिसमें एग्जामिनर आउट ऑफ द सिलेबस चला जाता है, आपकी वो भी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जिसमें से मैंने आपको बताया है कि युवल नोहा हरारी और नॉम चॉम्स्की, उनकी बुक्स आप पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है। आप सीएसएस के लिए बेटा आप 3 टाइम्स अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके अगर आप एग्जाम में ना बैठो तो वो अटेम्प्ट कंसीडर नहीं होती है। टॉपिक की इनसाइट ये है कि कोई टॉपिक अगर आपके सामने आ जाए तो आपको ये ना लगे कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आपको नो हाउ नहीं होगी। सीएसएस में हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पता है तो काम चल जाता है, क्योंकि डिटेल में आपने इसलिए नहीं पता होना चाहिए कि एमफिल और पीएचडी तो करनी ही नहीं है बेटे। आपने एक 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसमें आपने इतने हाई फाई आर्गूमेंट्स भी नहीं देने कि आप वो एग्जामिनर को समझ ना आ सकें, या फिर आपके आर्गूमेंट्स खुद इतने मेस्ड अप हो जाएं आपके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई कॉन्टेंट की वजह से कि एग्जामिनर के लिए उसको रिसीव करना मुश्किल हो जाए। करंट अफेयर के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, इट्स टू अर्ली टू आस्क बेटे, बहुत जल्दी आप पूछ रहे हो। But still, I'll say COVID-19 and obviously aftershocks of COVID-19, changing political perspectives around this corona pandemic, changing economic perspectives, international organizations and their behaviors, and at the same time, of course, threats to liberal world order after this corona pandemic, rise of China again, ideological perspectives or changing ideological perspective, communism, capitalism, socialism. अब ई लर्निंग हेल्प डेस्क की अगर मैं बात करूं तो इट्स वेरी इफेक्टिव, क्योंकि आपको ऑन रेगुलर बेसिस जो है कैप्स असाइनमेंट्स जो है आप भेज सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एवेल्यूएशन होती है फ्रॉम आवर बेस्ट एकेडमिक काउंसलर्स। और इसके अलावा इसका जो ई लर्निंग हेल्प डेस्क है, इसके अंदर ऑन रेगुलर बेसिस आपके साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है। एकेडमिक काउंसलर्स जो हैं वो आर्टिकल्स, मटेरियल, वॉइस नोट्स और बाकायदा पीडीएफ फॉर्मेट्स में फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपको शेयर करते हैं, और ऑन रेगुलर बेसिस आपको एक टॉपिक जो है वो कवर करवाया जाता है। इसमें आपके तमाम तर कंपल्सरी टॉपिक्स के ऊपर आपको फाइल शेयर की जाती है, स्पेसिफिकली करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल आई थिंक, और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और वी ऑलरेडी हैव आई थिंक 600+ स्टूडेंट्स इन और ई लर्निंग हेल्प डेस्क फैसिलिटी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो फेसबुक के ऊपर नंबर अवेलेबल।
देखो सीएसएस के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बोरिंग वाली बात है, E-helpdesk solution is another, obviously it's another initiative of KIPS and it's more helpful than free e-learning helpdesk, क्योंकि बेटा फ्री ई लर्निंग हेल्प डेस्क के अंदर आप सिर्फ स्पेसिफिक असाइनमेंट्स चेक करवा सकते हो टीचर को और एकेडमिक काउंसलर्स को। जो आप हमारा अब रिसेंट हमने एक इनिशिएटिव लिया है ई हेल्प डेस्क सोल्यूशन के नाम से, उसकी फीस जो है वो 7,000 है फॉर मंथ, और उसमें ऑन रेगुलर बेसिस आप चाहो तो अपनी 10 से 15 असाइनमेंट्स भी एकेडमिक काउंसलर से चेक करवा सकते हो। आप उनसे ऑन कॉल इंटरेक्शन कर सकते हो, आपकी वीडियो कॉल भी इफ़ यू असिस्ट और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो वीडियो कॉल के ऊपर भी आपको प्रॉपरली गाइड किया जा सकता है उस टॉपिक के बारे में। इसके अलावा जो हमारे एकेडमिक काउंसलर्स हैं वो आपके साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, और डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ वो आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल गाइडलाइन भी शेयर करेंगे, किस तरह से पैराग्राफिंग को इम्प्रूव करना है, और उसमें आपको एसे की भी जो है डिटेल गाइडलाइन दी जाएगी। तो उसकी फ़ी हमारी 7,000 है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय किप्स। इससे आपका रिटर्न जो है, क्योंकि सीएसएस में पहले आपने रिटर्न एग्जाम देना है, बाद में आपने जो है अपने इंटरव्यू की तरफ जाना होता है। तो रिटर्न असाइनमेंट के लिए, रिटर्न एग्जाम के क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो है अपने रिटर्न को इम्प्रूव करें, अपने रिटर्न एक्सप्रेशन को, और फिर उसको अच्छे मेंटोर से, टीचर से या एकेडमिक काउंसलर से चेक करवाएं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग वो ज़रूर ज्वाइन करें। अब बुक्स जो हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज इट्स अ बिगिनिंग। तो आप अभी अपने आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करें और किप्स की बुक्स पढ़ना शुरू करें। उसके बाद आप युवल नोआ हरारी और चॉम्स्की को जो है वो, और जॉन मर्शमाइल जो है, इनकी बुक्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं फॉर योर करंट अफेयर एनालिसिस, फॉर योर क्रिटिकल एनालिसिस और फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शंस। KIPS, I'll strongly recommend KIPS is the best institute for CSS preparation. आप ज्वाइन करें, उधर आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो ऑन कैंपस अवेलेबल हैं। उसमें आपको बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, मेंटर्स हैं, एकेडमिक काउंसलर्स हैं, हर सब्जेक्ट के आपके डिफरेंट टीचर्स आपके ऑन कैंपस एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं। फिर हेल्प डेस्क अवेलेबल है जिसके ऊपर आप जाकर अपनी असाइनमेंट्स किसी भी टाइम चेक करा सकते हो। सो येस, वी हैव आवर सुपर सेशन एंड सुपर क्लास, जिसको हम स्मार्ट क्लास कहते हैं। इट इज़ अवेलेबल। आप उसमें इनरोल हो सकते हो अगर आप रिपीटर हो और आपकी सेकेंड अटैम्प्ट है। वो हमारा प्रोजेक्ट होता है 40 to 45 डेज़ का रेगुलर सेशन होता है जिसमें आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। डायरेक्ट कोटेशंस लिख सकते हैं बट ऑफ कोर्स विद द रेफरेंस। और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि कोटेशंस बहुत ज़्यादा बम्बार्ड ना करें। इंट्रोडक्शन में तो बिल्कुल कोटेशन ना लिखें। आप अपने करंट अफेयर वगैरह के अंदर तो बिल्कुल भी कोटेशन यूज़ ना करें, बिकॉज करंट अफेयर इज़ अ वेरी वेरी ब्रूटल सब्जेक्ट। उसमें आप बड़े ब्रूटल होकर लिखते हो कि भाई ये है और ये है, और बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी पिक्चर देनी होती है। और अगर आप उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूँ तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि एस्से के अंदर आपका अगर प्रोवर्बियल एस्से आ गया है तो प्रोवर्बियल एस्से के अंदर आप कर सकते हैं कोटेशंस को यूज़, लेकिन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर वगैरह के पेपर में डोंट गो फॉर कोटेशंस, क्योंकि कोटेशंस जो है वो बहुत लिटरल और आपका एक बहुत लिटरेरी और इंग्लिश लिटरेचर वाला जो है इमेज जो है वो फेंकती है एग्जामिनर के ऊपर। तो वो एग्जामिनर मोस्टली लाइक नहीं करता है, वो सेंसिटिविटी का एलिमेंट है और वी डोंट नीड कोटेशन। हाँ, बहुत से आपके करंट अफेयर के हैं लोग जिनको आप कोट कर सकते हो, जैसे हरारी हो गया, चॉम्स्की हो गया, जॉन मर्शमाइल हो गया आपका, इसके अलावा आपका एजे नूरानी है। तो वो लोग जो, इकबाल अहमद, वो लोग जो बेसिकली प्योरली करंट अफेयर की फील्ड से हैं, उनकी बुक से कोई एग्जैक्ट आप अगर कोटेशन कोट करना चाह रहे हो, कुछ लाइंस कोट करना चाह रहे हो टू स्ट्रेंथन योर आर्गुमेंट, तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज कोटेशंस जो होती हैं ट्रुथ इज एवरग्रीन और इस तरह की, वो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि उनको आप करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर वगैरह में तो बिल्कुल मत लिखें। अपने आर्गुमेंट्स लिखें, अपनी ओपिनियन दें, एग्जामिनर को ये इमेज दें कि आपका ये पर्सनल ओपिनियन है और आपकी एक अपनी नॉलेज है और आपकी अपनी आर्टिकुलेशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो इट्स मच बेटर। प्रिपरेशन एट होम के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप प्रिपरेशन एट होम के लिए बेस्ट सोल्यूशन है हमारा ई ऑनलाइन बैच जो है वो किप्स का स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन बैच हमारा, आप काइंडली उसमें इनरोलमेंट करा लें, जिसमें आपको हम लोग जो हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का सेट ऑफर कर रहे हैं और कंपल्सरी के लेक्चर्स जो हैं ऑन रेगुलर बेसिस जो हैं वो होंगे।
इसके अलावा 7,000 फीस है किप्स ई हेल्थ डेस्क सोल्यूशन की, जिसके अंदर आप अपना रिटर्न वर्क और रिटर्न असाइनमेंट चेक करा सकते हो। इवन आपने अगर एक पैराग्राफ भी लिखा है, एक लाइन भी लिखी है, हमारे एकेडमिक काउंसलर्स जो हैं वो भी चेक करेंगे और आपको चेक करके उसका फीडबैक देंगे। तो वो दो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, एक ऑनलाइन बैच है किप्स का और एक दूसरा आपका किप्स ई हेल्प डेस्क सोल्यूशन है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड जो आपका जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इट्स ऑलरेडी टू लेट, CSS का टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है, तो आप इन दो चीज़ों को तो लाजमी ज्वाइन करें ताकि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। तीसरी बात आपने ये करनी है कि आपने अपना टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है और उन टॉपिक्स के लिस्ट को चार्ट आउट करके उनके टॉपिक्स के पार्टीशंस वाला रजिस्टर लेकर उसमें आपने एक एक टॉपिक को लिख देना है। 12 to 15 टॉपिक्स जो है वो आप स्टार्ट करें और 12 to 15 टॉपिक्स के अंदर जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप काइंडली वीडियो बाद में देख लीजिएगा, उन टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाना शुरू करें। ऑन डेली बेसिस आप आर्टिकल्स रीड करें उन टॉपिक से रेलेवेंट और अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपडेट करें। पाकिस्तान अफेयर की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा कि आप उसकी पहले तो आप प्री पार्टीशन का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से रीड करें। ट्रैक टू पाकिस्तान है, आयशा जलाल की पार्टीशन एक बुक है, और इकबाल अहमद को थोड़ा बहुत रीड कर लें, साउथ एशियन पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ लें, और उसके बाद जो है आप पोस्ट पार्टीशन सिनेरियो के ऊपर आ जाएं और पोस्ट पार्टीशन के ऊपर ऑब्वियसली 2020 से पहले की हिस्ट्री, देन 2001 के बाद के पर्सपेक्टिव्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़, जो आपका वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, टेररिज्म का इशू है, हमारे एथनिक एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स का मसला है, हमारी नेशनल इंटीग्रेशन, लैक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन का क्राइसिस है, नेशनलिज्म और ऑब्वियसली कंफ्यूज आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का क्राइसिस है, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटीज़, ठीक है, राइज ऑफ मुल्लाइज्म, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर का मतलब ही है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़, पाकिस्तान से रिलेवेंट इशूज़ जो हैं, आप इन सबको पढ़ना शुरू करें। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की फीस एंड टाइमिंग जो है बेटा वो हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, आप काइंडली वहाँ से देख लें, और वहाँ पर नंबर भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का अवेलेबल है। आप ई लर्निंग प्रोग्राम की डिटेल्स जो है वो हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे FB पेजेस के ऊपर नंबर्स अवेलेबल हैं, काइंडली आप उन नंबर्स पे कॉल करके हमारे मैनेजर्स जो हैं वो डिटेल ले सकते हैं। इकरा बेटे, एक बात याद रखिएगा बेटी, CSS के लिए देयर इज़ नो आइडियल, देयर इज़ ओनली दोज पीपल क्वालिफाइड CSS एग्जाम हु आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डिटर्मिनेंट एंड कंसिस्टेंट इन देयर प्रिपरेशन। CSS के लिए 3 जो है वो मैं कहती हूँ 3 आप रूल जो है वो सेट कर लो। एक आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और हार्ड वर्किंग। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपका BS हो, आपका MS हो और ये सारा कुछ, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर CSS। अगर आपकी ये 3 क्वालिटीज़ हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट। तो आप जब CSS की प्रिपरेशन अब आपने स्टार्ट कर दी है तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और उसको मेनटेन करें। डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग होना चाहिए आपको। आप अगर पढ़ रही हैं, जितना आप रीड कर रही हो उतना आप लिखें, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके एनालिटिकल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। तो इट्स नेवर टू लेट। आप फ्रॉम होम जो है ऑब्वियसली कोविड-19 के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन बैजेस फैसिलिटी फ्रॉम किप्स नेटवर्क। तो आप बस घर पे बैठें, आप हमारे जो मैनेजर्स के नंबर्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर कॉल कर लें और आप इनरोल करवा लें खुद को। हमारा ऑनलाइन बैच अभी रिसेंटली 2 डेज़ बैक ही स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा ई हेल्प डेस्क सोल्यूशन है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रिटन एवेलुएशन ऑफ योर असाइनमेंट्स and for the guideline how to improve your written expression, what recipes you can obviously attempt in your these all are the things। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगी। आप अपना बहुत ख्याल रखें इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर, और जितनी मैंने बातें की हैं उसको मैं सम अप कर देती हूँ लास्ट पे। इट्स टू अर्ली टू आस्क अबाउट इंटरव्यू बेटा। आप पहले अपने रिटर्न को प्रिपेयर करो, पहले रिटर्न एग्जाम क्लियर हो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए 6-7 महीने होते हैं, बड़े आराम से प्रिपरेशन हो जाती है, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं हो, वो उसके लिए बहुत टाइम है अभी। राहील सफ़ी की इंग्लिश एसे की बुक है। मैं वाइंड अप कर देती हूँ बेटा। एक तो कोरोना पेंडेमिक में स्टे सेफ, स्टे होम, प्लीज़ बी काइंड टू ईच अदर,
और इसके अलावा आप अपनी CSS की प्रिपरेशन को और अपने रिटर्न एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। जितना पढ़ रहे हैं उतना ज़रूर लिखें। आप किप्स की जो हैं वो बुक्स जो हैं वो ऑनलाइन या ख़रीद लें या फिर मंगवा लें, कैंपस से जाकर किसी से कह कर मंगवा लें और उसको रीड करना शुरू करें। आप जो करंट अफेयर के और जो मेजर टॉपिक्स हैं CSS के उनको चार्ट आउट करके अपने रजिस्टर में लिख लें। वो मैं बता चुकी हूँ, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। वो मेजर टॉपिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपके तकरीबन 20 टॉपिक्स हैं मेजर टॉपिक्स, उनको आप लिख लें। ऑन रेगुलर बेसिस उन टॉपिक से रेलिवेंट आर्टिकल्स जो हैं वो आप चार्ट आउट करके रखें, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखना शुरू करें। थीम्स जो है, सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द आर्टिकल जो है उसको लिखना शुरू करें। और उसके बाद जो है आप उन टॉपिक्स के ऊपर ऐड ऑन करें अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को। उन टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी आपको क्वेश्चन पास पेपर्स में मिलते हैं आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या है मैंने आपको वो भी बता दी है। आपके ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए जो यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है वो भी बता दी है। एंड सेकेंड सोर्स इज ब्रेंडन मार्टिन की किताब, आप काइंडली वो भी करना शुरू करें। और इसके अलावा जो है आप अपने रिटन एक्सप्रेशन को इस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि पहले आप कम लिखना शुरू करें, 1 पेज से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2, 3, 4 और वो पेजेस जो हैं वो एक्सटेंड होते जाएंगे। जितना ज़्यादा लिखना शुरू करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपना एस्से भी अटेम्प्ट करना सीख लेंगे और फिर आपको एस्से भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किप्स के 2 इनिशिएटिव हैं। एक हमारा ऑनलाइन बैच है किप्स का, आप काइंडली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आप हमारा हेल्प डेस्क सोल्यूशन है, उसकी 7000 फी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर रिटन एवेलुएशन। ऑफ कोर्स एट किप्स कैंपस आप मुझसे मिल सकते हैं। किप्स कैंपस एज सून एज पॉसिबल, हमारे किप्स कैंपसेस जो हैं वो रिज्यूम होते हैं कोरोना पेंडेमिक में। जैसे ही गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी तो उसके बाद इंशाल्लाह आप किप्स में एज अ स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं और अभी भी हो सकते हैं ऑनलाइन बैच के थ्रू। तो उसके बाद थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।